हेलो इंजीनियर्स, आज हमारा डे 14 है। इसको हम लोग डे 14 बोल लें या टास्क 14 बोल लें, बात एक ही है। बाकी हम लोग टास्क बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। डे में थोड़ा चीज़ें सही नहीं लगती हैं। और आज तारीख भी हमारी 22/11 हो चुकी है। तो आज हम लोगों का जो फेज़ 2 स्टार्ट हुआ था उसका लास्ट फेज़ है। उसके बाद कल हम लोग टेस्ट लेंगे और टेस्ट के बाद फिर फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हर हफ्ते हम लोग नया फेज़ अपना स्टार्ट करेंगे। उसको थोड़ा मॉडिफाई हम लोग करने की कोशिश करेंगे अगर हो सकता है तो। और अगर जैसे हम लोगों को अपने परफॉर्मेंस में अगर थोड़ा सही समझ में नहीं आएगा तो हम लोग उसको थोड़ा कम कर लेंगे। अब आज जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, बीएमसी और ट्रांसपोर्ट। ये हमारे लास्ट सब्जेक्ट हैं। तो बीएमसी और ट्रांसपोर्ट में हम लोग को क्या करना है, आज हम लोगों को कंक्रीट पढ़नी है अच्छे से, पूरी थ्योरी, और पेमेंट डिज़ाइन पढ़ना है। तो क्या है कि कंक्रीट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और पेमेंट डिज़ाइन भी काफ़ी बड़ा है। तो दोनों को पढ़ने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कम से कम समझ लीजिए इन दोनों को अच्छे से पढ़ने में हम लोगों को कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को बिल्कुल करना है। 5 से 6 घंटे लग जाएँ तो लग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जैसे हम लोगों की ये थ्योरी हो जाती है, उसके बाद हम लोगों को वाईसीटी की बुक ओपन करनी है। उसके बाद कंक्रीट के कितने क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बचेगा ही नहीं ज़्यादा। अब अगर हम लोग एक ही चीज़ में अगर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर हमारा नॉन टेक छूट जाएगा। और अब ही ऐसा टाइम चल रहा है कि नॉन टेक और टेक्निकल को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के नॉन टेक ही हमारा सिलेक्शन रोक रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैंने बात कर ली और मेरे दोस्तों से भी हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा एकदम। तब हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और एक ही चीज़ फोकस नहीं किया जा सकता। अकेले नॉन टेक पे फोकस करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ना टेक पे फोकस करने पे होगा। इसलिए क्या है, हम लोगों को दोनों पे फोकस करके चलना पड़ेगा। अब क्या है, कंक्रीट में हम लोग को 30 क्वेश्चन कर लेने हैं, फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब उसके बाद क्या करना है, पेमेंट डिज़ाइन ये ओपन करनी है। अब इसके भी 1 से लेकर 30 क्वेश्चन कर लेने हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। अब देखो ये 5 घंटे ये ले लेगा, 6 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे और ये आधे घंटे, 1 घंटे ये ले लेगा, 7 घंटे यही हो गए। फिर हमारे पास टाइम 2-3 घंटे ही बचेगा। दिन में अभी हम लोग 10-11 घंटे ही पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। 11 तो नहीं पढ़ रहे हैं, 10, 8-10 यही पढ़ रहे हैं। मैं खुद 8-10 ही पढ़ रहा हूँ। बाकी कोई अगर ज़्यादा पढ़ ले रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी मिनिमम टाइम 8-10 घंटे देने की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रेशर में आके अभी एकदम तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, एकदम से बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अपन को अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो चीज़ें फिर इफेक्ट डालती हैं आगे चल के। इसलिए क्या है, हम लोग को बिल्कुल आराम से चलना है। और हमारा सिलेबस हो तो रहा है कंप्लीट, ये सिलेबस ये समझ लो, आज हमने ये कर लिया, आज का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही अब ईएससी पे आते हैं। ईएससी का हम लोगों को, ईएससी की जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम लोग 120 से 130 क्वेश्चन करेंगे। 120 तक हमने कर लिया था, अब हम लोग 130 तक करेंगे। इसमें 130 नहीं, 140 तक करना है हम लोगों को। 20 क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। और ध्यान रहे इसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, हमको वन लाइनर ही करने हैं। वन लाइनर क्वेश्चन चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो, ये हम लोगों को कर लेने हैं। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो ये 30 क्वेश्चन करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल करना है प्लस वन लाइनर भी करने हैं। और हम लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना है, याद रहे बिल्कुल। तो अगर कैलकुलेटर फिजिकल है तो फिजिकल यूज़ कर लेंगे, और अगर बुक है हमारे पास तो हम लोग वर्चुअल कैलकुलेटर उसमें डाउनलोड करके वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन करेंगे, क्योंकि हम लोग मेंस की प्रिपरेशन भी करते जा रहे हैं। ये चीज़ समझ लो। और जब हम लोग इसके साथ प्री के लिए और थोड़ी लेवल की करेंगे तो हम लोग जेई का भी ले लेंगे उसमें साथ में अभी, लेकिन यही सही बुक है। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम लोग डायरेक्शन कल किए थे, डायरेक्शन को हम लोग को आज भी करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जब तक हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रीजनिंग भी नहीं बनता है। इसलिए कि हम लोग को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि हम लोग क्वेश्चन को देखना है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाना है और बनाते जाना है, बस इस टाइप से। जैसे अपन ने देखा, राइट चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, इस टाइप से अगर चीज़ें हैं तो हम लोग सीधा सीधा पढ़ते जाएँ और हमारा हाथ चलते जाए, इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग पढ़ें और फिर सॉल्व करें तब फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आते हैं अपन जीएस के पोर्शन में। तो जीएस का जो पोर्शन है हमारा, इसमें हम लोगों को इकोनॉमी में अभी इकोनॉमी पढ़ना है, और इकोनॉमी में हम लोग को पढ़ना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें समझ लो कि एक क्वेश्चन हमारा नेशनल इनकम से, समझ लो कि एक क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल 100% पक्का है, इसमें आएगा ही आएगा। क्योंकि नेशनल इनकम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इस टाइप की चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और ये टर्म समझना ज़रूरी है। आजकल क्या है कि लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछ लो एक्चुअल में जीडीपी क्या होती है, तो वो जीडीपी उनको पता नहीं है। जीडीपी का फुल फॉर्म पता होना बस ज़रूरी नहीं है।
जीडीपी का फुल फॉर्म बस पता होना ज़रूरी नहीं है, एक्चुअल में जीडीपी क्या होती है और जीडीपी कितनी है, ये सारी चीज़ हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो नेशनल इनकम इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अब इसके बाद हम लोग पॉलिटी में हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके थे, तो आज हम लोगों को आर्टिकल 4 से लेकर 8 तक पढ़ना है। तो ये होता है अनुच्छेद। हिंदी में अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसको अनुच्छेद पढ़ने हैं, ये चीज़ समझ जाओ। अब उसके बाद क्या करना है, हम उसके बाद ये सारे टास्क हमारे कंप्लीट हो गए और अब हम ले लेते हैं हमारी क्वेरी। तो जो क्वेरी है, तो क्वेरी है क्या बस YCT नहीं, पहली क्वेरी है कि बुक्स कहाँ मिलेंगे। तो बुक्स की जो लिंक है, ये जो हम लोग का चैनल जैसे ही ओपन करोगे वीडियो चलेगी, तो उसमें जो हमारा लोगो है उसमें क्लिक करना है। उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसमें लिंक आ जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ से जो भी बुक चाहिए, नोट्स चाहिए और जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डाल रखी है। बहुत सारी फाइल है उसमें, 2000-3000 फाइल हैं, इतनी सारे नोट्स हैं, सारे टीचरों के सारे नोट्स मैंने उसमें डाल रखे हैं, इतने अच्छे से कवर किया है मैंने उसमें। अगर वहाँ जाके बुक अगर चाहिए, कोई सी भी बुक वहाँ पे आराम से मिल जाएगी, कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वो ग्रुप में सारी बुक अवेलेबल है, 10 जगह की कोचिंगों की, सब चीज़ों की मैंने एकदम कंपाइल करके वहाँ पे रख रखे हैं, तो आसानी से वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं और आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट भी ज्वाइन करना है किसी को तो वहाँ से भी कर सकता है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्या बस YCT AE ही लगाएं। तो अभी तो YCT AE और ES की जो सीरीज़ है हमारी ये चल रही है, तो अभी तो ये बस लगाने हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग का भी ये 1 महीने गुजर जाएंगे या फिर कुछ टाइम हो जाएगा, तो ये ESE की जगह हम लोग SSC JEE लगा लेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी अच्छे से कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, तो वो हमको YCT और ES की बुक में ही मिलेंगी। ES की बुक में ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको, इनकी जो लैंग्वेज है वो हमको समझना है। क्वेश्चन लगाने का मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके लैंग्वेज समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी से आते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऐसा घुमा के आता है ना कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर वही ये बनता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी से करते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारी ESE की सीरीज़ खत्म होगी या फिर 1 महीना खत्म होगा, हम लोग JEE के भी क्वेश्चन इसमें ऐड करने लग जाएंगे। और JEE, और यकीन मानो JEE के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसको लगाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी हमको YCT AE और ES को लगाने में जितना टाइम लग रहा है, JEE को लगाने में तो उतना टाइम भी नहीं लगता है। JEE को लगाने में काफ़ी कम टाइम लगता है। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है, एज निकलती जा रही है, क्या करें। एज निकलती जा रही है तो बस हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास एक ही रास्ता, और वो है हमारी प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन भी सही वे में करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी टाइम हमारा यही इसी चीज़ में बर्बाद कर दिया कि हम लोग को गाइडेंस की कमी थी, इस वजह से हम लोगों ने उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए, और फिर वो हमारा एज भी काफ़ी बर्बाद कर दिया। हम लोग पीछे पलट के देख रहे हैं तो हमारे 6 साल 5 साल ऐसे बर्बाद हो चुके हैं इस चीज़ों में। इसलिए क्या है कि अब अगर एज निकलती जा रही है उसका तो कोई सलूशन नहीं है। अगर हम लोग, जैसे कि खुद ही सोचो, अगर हम लोग प्राइवेट में काम करने जाते हैं तो हमको 11 घंटे काम कराया जाएगा और हमारी सैलरी 10-11 हज़ार ही रहेगी, तो क्या मतलब निकल रहा है। उसके बाद ऊपर से उनकी गालियाँ खाओ, तो ये कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से डाउन कर देते हैं वो। और अगर जब हमारे पास मौका है अभी, तो हम लोग पहले गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, उसके बाद अगर जैसे कभी नहीं लगती है तो प्राइवेट जॉब का तो ऑप्शन खुला ही खुला है। और प्राइवेट जॉब में एक सिक्योरिटी ये भी नहीं है, पता चला कि हम लोग लगे हैं 2 साल 3 साल में वो निकाल दिए, फिर दूसरी जगह भटको। तो इतना भटकने की फिर थोड़ा ना कॉम्पिटिशन की तैयारी करने का टाइम मिलेगा। एक बार उसमें लग गए तो फिर एक टाइम नहीं मिलता, ये चीज़ समझ लो। क्योंकि मेरे दोस्तों ने खुद ही ज्वाइन किया है, वो लोग सुबह 8 बजे जाते थे और फिर शाम को सीधे 9-10 बजे आ रहे हैं रिटर्न। उसके बाद खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, तो फिर पढ़ाई का टाइम ही नहीं निकल पाता। 2-3 घंटे निकलते हैं, 2-3 घंटे में केवल थ्योरी पढ़ते, ऊपर-ऊपर से बस हो गया। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम आता तो वो जॉब को छोड़ के फिर लग जाते पढ़ाई में। तो ये फिर टाइम इस तरीके से खिंचते जा रहा है। अगर अपने पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं, हमारे पास पैसे की भी कमी है, घर की कंडीशन भी ठीक नहीं है, तब तो जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कंडीशन अच्छी खासी है और हम लोग के घर वाले मैनेज कर पा रहे हैं, हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि तैयारी एक बार लग के कर लो अच्छे से। एक बार अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो उसके बाद हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। अब जॉब के साथ कैसे निकलेगा SSC, तो जॉब के साथ SSC 100% निकल सकता है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस यही है कि टाइम को हमको मैनेज करके चलना है। एक ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन हमको बना के रखना पड़ेगा कि जैसे कि अगर हम लोग जॉब पे 10 बजे जा रहे हैं, तो 10 बजे से पहले-पहले हम लोग जल्दी उठ जाएँ, 4 बजे उठ जाएँ या साढ़े 4 बजे उठ जाएँ। उसके बाद हम लोग 5 बजे तक फ्री हो जाएँगे, 5 से लेके हम लोग 8 बजे तक कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग खाना बना के खाना लेके जा सकते हैं अपने काम पे। और उसके बाद फिर जैसे ही जॉब से हम लोग रिटर्न आएँगे, तो जॉब से रिटर्न आए हम लोग
5 बजे या 6 बजे, तो उसके बाद फिर 1 घंटे खाने का ले लो और बाकी टाइम पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। यानी कि जॉब के साथ हम लोग 4-5 घंटे दे के क्वेश्चन ना करें, हम लोग थ्योरी कवर कर लें, और अगर हम लोगों ने थ्योरी कवर कर ली है तो क्वेश्चन कर लें। इस तरीके से किया जा सकता है। और जॉब के साथ थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि नहीं निकल ही जाएगा हमारा और निकाल सकते हैं हम, तो जॉब के साथ भी निकाला जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब के साथ रहते हुए मेरे दोस्तों ने MPPSC का एग्ज़ाम भी निकाला है। अब सोच लो, MPPSC का एग्ज़ाम मतलब कितनी बड़ी बात होती है। और हम लोग तो अभी JEE लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो AE लेवल का एग्ज़ाम है। AE का ही एग्ज़ाम है ये। वो एग्ज़ाम निकाला है लोगों ने। SSC के एग्ज़ाम निकाले हैं मेरे जानते में ही। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो ये एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। व्यापम के एग्ज़ाम निकाले हैं सब इंजीनियर वाले, रेलवे के एग्ज़ाम निकाले हैं लोगों ने, जॉब में रहते हुए निकाले हैं। हमारे साथ कोचिंग में पढ़ाते थे लोग, उन्होंने खुद निकाले हैं। अब सोच लो वो कैसे टाइम निकालते होंगे। तो यही चीज़ है, ये सब दिमाग की बातें रहती है। अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें तो टाइम निकाल के सब आसानी से हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो उसके लिए क्या करें? टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो इसके लिए वही है, ग्रुप में जाओ। ग्रुप में मैंने क्वेश्चन बुक भी डाल रखी है, वो क्वेश्चन बुक लो, उससे क्वेश्चन कर लो। अगर हमारे पास जैसे मैनेज हो पा रहा है, 300 साढ़े 300 की आती है वो टेस्ट सीरीज़ 1 साल की, अगर हम लोग ले सकते हैं तो बिल्कुल ले ही लेना चाहिए। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल 100% वो कर लो। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, उसमें हम लोग को सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे YCT के भी मिल जाएंगे, YCT में जो है AE वाले सारे मिल जाएंगे, JEE वाले सारे मिल जाएंगे, ES के मिल जाएंगे। तो वो सबसे बेस्ट सेट टेस्ट सीरीज़ है टेक्स्ट बुक की, तो वही लेनी है सबको। उसके अलावा भी कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक ही लेना है। और अगर किसी ने पहले से परचेस कर रखी है किसी कोचिंग की तो उसका कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किसी को लेनी है तो टेक्स्ट बुक की लो। और अगर नहीं ले सकता है कोई, मान लो कि पैसे की कमी ही है, अभी नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो फिर क्या करो कि ग्रुप से क्वेश्चन बुक डाउनलोड कर लो, उसके क्वेश्चन लगा लो। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बुक भी है ग्रुप में, उससे भी क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि कोचिंग में और टास्क में क्या डिफरेंस है। कोचिंग और टास्क में ये डिफरेंस है कि कोचिंग में पूरे तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं, और टास्क में हम लोग एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ले लिए और सारे टॉपिक्स ले लिए अपने अपने क्वेश्चन। कुल मिला के हम लोग क्या है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कोचिंग में क्या है कि वो थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस थोड़ा कम कराते हैं। इसलिए क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोचिंग अपन ने काफ़ी कर लिया एकदम अच्छे से, बहुत जी जान लगा कर लिया, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, तो उसके बाद भी हमारे गेट में भी 30-40 नंबर ही आ रहे हैं, जस्ट क्वालिफाई के ऊपर थोड़े बहुत नंबर आ रहे हैं। या फिर कोई हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी हमारे अच्छे खासे नंबर नहीं आ रहे। फिर हम सोचते हैं कि अरे जब हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो हमारे नंबर क्यों नहीं आ पा रहे हैं। नंबर ना आने का रीज़न यही रहता है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं। तो टास्क का यही मोटिव है कि हम लोग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए, क्योंकि हम लोगों ने कोचिंग तो कर ली है, या नहीं की है तो हम लोग जो हमारे नोट्स हैं उससे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेन ये है, टास्क में यही डिफरेंस है, असली डिफरेंस यही है कि टास्क में हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कुछ होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला काम चल रहा है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन की, जितनी ज़्यादा वैरायटी है क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और वही काम आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन उसी टॉपिक से आता है पर ऐसा घुमा के आता है कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बाकी अगर नहीं पढ़े हम लोग तो इतना ईज़ी क्वेश्चन आते हैं कि वो फिर छूट जाते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन, जब मैंने एक राजस्थान AE का पेपर दिया था 2018 में, तो ऑक्टागोनल शेप वाला आ गया था, लेकिन वो मैंने पढ़ा ही नहीं था। बस मैंने शेप पढ़ दिए थे, वो एक्सेप्शन होता है तो वो मैंने गलत कर दिया। तो ये सब चीज़ें रहती है, ये सब क्वेश्चन करेंगे तब फिर समझ में आएगा ना हम लोग को कि कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ गलती नहीं हो सकती है। और इस बार SSC ने तो अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है, वो थोड़ी क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले पूछ रहे हैं, यानी कि स्टेटमेंट दे दिया और कंक्लूजन दे दिया उस टाइप का। तो ये मतलब मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल में इस टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे हमको, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे ES में, इसलिए हम लोग ES की सीरीज़ लगा रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारा टास्क है ये बिल्कुल मॉडिफाई वर्जन है और बिल्कुल 100% वर्क करेगा। ये इससे हमारा 100% सिलेक्शन होगा SSC 2024 में। ये बिल्कुल मान लो मेरी बात, हम लोग का 100% होगा, हम सब का होगा सिलेक्शन। हम लोग सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं होगा हमारा सिलेक्शन। अभी क्वेश्चन ये आता है, SSC में कितना कंपटीशन है। SSC CGL के तुलना में तो इसमें कम कंपटीशन है, लेकिन इसमें भी कम कंपटीशन नहीं है। अब देख लो, जैसे कि 10,154 लोग क्वालिफाई हुए हैं, उसमें 1373 UR में क्वालिफाई हुए हैं। अब जो पोस्ट है हमारी 176 है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 7 से 8 बंदे के साथ कंपटीशन है, यानी कि 8 लोग एक ही पोस्ट की लड़ रहे हैं। तो हम लोग को अपनी इतनी प्रैक्टिस लगा देनी है कि हम लोग को आसानी से अपनी सीट उसको नहीं देनी है। अगर वो हमारी सीट लेना चाहता है तो उसके पसीने छूट जाने चाहिए सीट लेते लेते। इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। इसलिए क्या है, कंपटीशन लेवल अभी 7-8 का ही है, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। कंपटीशन लेवल कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसलिए क्या है, जितनी जल्दी हम लोग करेंगे चीज़ें उतना जल्दी सही रहेगा। मुझे भी ये लगता है कि काश पहले गाइडेंस मिल गया होता, पहले चीज़ें पता चल गई होती तो अच्छा रहता। काफ़ी टाइम गुजर गया,
पर ये अब सोचने समझने का वक्त नहीं है। जब मौका मिले, जब उठो तभी सवेरा वाला काम चल रहा है कि जब हमको समझ में आए तभी चलो। अब जैसे कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस समझने में ही 1-2 साल लग जाते हैं लोगों को कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये चीज़ें मैंने समझ रखी हैं और ये चीज़ें मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अब जो बंदा यहाँ से तैयारी कर रहा है उसके काफ़ी टाइम बच गया ना एक तरीके से। उस सिलेबस को उसको कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में करो, मैं उसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर दूँगा। पर यही चीज़ सिलेबस में है, समझ लो। ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं लोग और अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पाती। ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, इस चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। फिर हम लोग ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिससे क्वेश्चन ही नहीं आते। इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं अच्छे से, अब क्वेश्चन ही नहीं आए उससे। फिर हम लोग कहते हैं अरे यार हम तो पूरा पढ़ के गए थे, हमारे क्वेश्चन ही नहीं आए। तो इस चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि हम लोग को इंपॉर्टेंट करनी है, उसको हम पढ़ेंगे तो 100% क्वेश्चन आएंगे और 100% हमारे नंबर आएंगे। इसलिए बिल्कुल टास्क फॉलो करते रहो, 100% सिलेक्शन होगा हमारा इस बार 2024 में। तो मिलते हैं कल एक नए टास्क के साथ में। और कल हमारा टेस्ट डे भी रहेगा, तो कल हम लोग थोड़ा अलग तरीके से टेस्ट देंगे, क्योंकि हम लोग का भी अपने जो टाइम है वो टेस्ट की टेक्निक हम लोग को बिल्ड करनी है अपने अंदर। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।